एवरीवन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, क्योंकि ऑलरेडी अभी आप सबकी बोर्ड के एग्जाम्स हैं। तो बिना देरी के हम फटाफट वन शॉर्ट वीडियो यहाँ पे देखेंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स। आई होप सो आप सभी ने पोएम्स वाले वीडियो को गो थ्रू कर लिया होगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करें। तो ये हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसमें कि एक लेटर लिखा जा रहा है गॉड को। ओके, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और यहाँ की जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के उसका नाम है लेंचो। तो चलिए मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ, समराइज करूंगी, सभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया लेंचो जहां रहता था उस पूरी घाटी में, ठीक, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, एक लो हिल के ऊपर क्रेस्ट पे यानी कि टॉप पे एक अकेला घर था लेंचो का। ठीक, लेंचो का घर जिस हाइट पे था वहां से उसका पूरा फील्ड जो है जिसमें राइप कॉर्न, ऑलरेडी उसमें कॉर्न की फसल लगी हुई थी और वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। डॉटेड विद फ्लावर्स यानी उसमें फ्लावर भी आ चुके थे, जिससे उसे उम्मीद थी कि इस साल का हार्वेस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मतलब उसके घर जहां पे था लोकेटेड हिल के टॉप पे, वहां से उसका फील्ड, पास की नदी, सब कुछ दिखाई देता था। और चूंकि लेंचो ने बहुत हार्डवर्क किया था अपनी फील्ड में, तो वो बहुत होप लगाए बैठा था कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। अब एक ही चीज की जरूरत बची थी उसके फील्ड को, और वो थी बारिश। ठीक है, डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। डाउनपोर यानी हैवी रेनफॉल और शार यानी हल्की बारिश। तो सुबह से ही एक दिन की बात है, लेंचो वो उसका फील्ड को लेकर के, अपने खेतों को लेकर के जो कनेक्शन था वो बहुत ही इंटीमेट था। यहाँ बताया गया है वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, बस लगातार एक तरफ आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा जा रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने अपनी वाइफ को डिक्लेयर किया कि अब हमें पानी मिलने वाला है। यानी उसने ऐसा कह सकते हैं कि अनुमान लगाया कि बहुत जल्द ही बारिश होने वाली है। उसकी जो वाइफ थी वो वहां पे सपर तैयार कर रही थी। उसने कहा मे बी गॉड विलिंग, हो सकता है भगवान की मर्जी, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया उसके जो बच्चे थे, ठीक, जो ओल्डर बॉयज थे यानी जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। फाइनली लेंचो की जो वाइफ है वो सबको बुलाती है मील के लिए, खाना खाने के लिए। डिनर की बात है और जब वो लोग डिनर कर ही रहे थे तो जैसा कि हमने देखा, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी, ऐसा ही हो गया। बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदे हैं वो गिरनी शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, मतलब बिल्कुल घने काले बादल दिखाई दे रहे थे और वो पास आ रहे थे। हवा बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। अब जाहिर सी बात है लेंचो बहुत खुश हो गया। वो बाहर निकल के गया सिर्फ बारिश को फील करने के लिए। और जब वो वापस आया तो उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को कहा कि आसमान से बारिश की बूंदे नहीं गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के, न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि आपको पता है लेंचो के फील्ड में क्रॉप्स जो है वो ऑलमोस्ट तैयार थे। सिर्फ एक ही चीज थी जिसकी उसको, उसके फील्ड को जरूरत थी, और वो है बारिश। इसीलिए यहाँ पे लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है न्यू कॉइन के साथ। उसने कहा ये जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट के बराबर है और जो छोटी वाली है वो 5 सेंट के बराबर है। वो बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहा था। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपनी फील्ड को देखा। पूरा जो फील्ड था वो बारिश से ड्रेप हो गया था, यानी कवर्ड हो गया था। लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ, वहां तेज हवा चली और हवा के साथ बारिश तो आई रही थी, वहां पे हेल स्टोन यानी ओले गिरने शुरू हो गए। अब ये तो नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, मतलब वो चमक रहे थे रात को रोशनी में। अब उसके बच्चे जो है वो बाहर निकल के आ गए उन फ्रोजन पर्ल्स को यानी कि हेल स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन लेंचो परेशान हो गया, लेंचो बहुत दुखी हो गया। वो बोला कि अब परिस्थिति बहुत खराब हो रही है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली, ये बारिश जल्द ही रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो बारिश थी और हेलस्टोन थे वो लगातार चलता रहा। करीबन 1 घंटे तक वहां पे हेल्स गिरते रहे। उसका घर, उसका गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, पूरा का पूरा खेत कवर्ड हो गया। पूरा का पूरा फील्ड जो है वो वाइट हो गया, मानो कि उसमें पूरे में सॉल्ट डाल दिया गया हो। अब लेंचो जब वहां पे हेलस्टोन जो गिर रहे थे वो रुक गए तो उसके बाद उसने जाके अपने फील्ड को देखा, उसमें एक भी
पत्ता नहीं बचा था, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कॉर्न की जो फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, फ्लावर्स जा चुके थे। लेंचो बहुत ही निराश हो गया। जब स्टॉर्म पूरी तरह से चला गया, लेंचो फील्ड में जाके खड़ा हुआ और अपने बच्चों को कहा कि अ प्लाग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर लोकस्ट ने भी अटैक किया होता ना, आपको पता होगा लोकस्ट इंसेक्ट होते हैं और वो हजारों के झुंड में एक साथ आते हैं और खेत में पूरे के पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लेंचो यहाँ कंपेयर कर रहा है लोकस्ट के द्वारा होने वाले नुकसान को हेल स्टोन के द्वारा हुए नुकसान से। वो कह रहा है अगर लोकस्ट ने भी अटैक किया होता तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होता जितना कि किसके कारण हुआ है, हेल स्टोन के कारण। हेल के कारण कुछ भी नहीं बचा है। इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। ठीक, वो रात उस पूरे परिवार के लिए बहुत दुख भरी रात थी। उन्हें ऐसा लग रहा था हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई और अब कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके, हम सभी को इस साल भूखे ही मरना पड़ेगा। लेकिन उस पूरे परिवार में, ठीक, जो एक अकेला सॉलिटरी हाउस था, कहने का मतलब एक अकेला घर जो इस हिल के टॉप पे था, यानी कि लेंचो का घर, वहां रहने वाले हर एक इंसान के दिल में एक ही उम्मीद बची थी और वो किससे थी, गॉड से। ठीक, लेंचो ने सबको समझाया कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, मतलब कि लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वो सबके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। अब लेंचो जो है वो अपनी एक आखिरी उम्मीद यानी कि हेल्प फ्रॉम गॉड के बारे में सोच रहा था। ठीक, अब लेंचो जो है उसे समझाया गया था, सिखाया गया था, या कह सकते हैं उसने लोगों से सुना था कि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं। इवन इंसान के मन में क्या है वो भी भगवान को पता होता है। तो लेंचो यही सोच के बैठा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन कहने का मतलब जो बहुत कड़ी मेहनत करता हूं। लेंचो फील्ड में तो कड़ी मेहनत करता ही था, साथ में उसे लिखना पढ़ना भी आता था। तो अब जो फॉलोइंग संडे आया, ठीक, मतलब जो अभी कमिंग संडे आया, उसमें डे ब्रेक में, दिन में जब वो आराम कर रहा था, तो उसने सोचा वो एक लेटर लिखे और वो लेटर लिख करके खुद जाएगा और शहर में जाकर के मेल बॉक्स में डाल के आएगा। और वो लेटर किसको लिखने वाला था, तो यही तो ट्विस्ट है इस कहानी का। उसने लेटर लिखा किसको, गॉड को। उसने लिखा, गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं किए तो मेरा परिवार और मैं, हम सभी को इस साल भूखे ही मरना पड़ेगा। मुझे 100 पैसोस की जरूरत है ताकि वापस से मैं अपने फील्ड में कॉर्न की फसल लगा सकूं और तब तक अपना गुजारा कर सकूं जब तक कि जब तक कि न्यू फसल या कह सकते हैं न्यू हार्वेस्ट तैयार नहीं हो जाता। उसने एनवेलॉप के ऊपर लिखा टू गॉड, लेटर अंदर डाला और टाउन जाकर के मेल बॉक्स में डालाया। अब मेल बॉक्स में डाल दिया तो ऑफ कोर्स वो लेटर किसी पोस्टमैन तक पहुंचेगा। वहां एक पोस्टमैन एम्प्लॉय के तौर पे काम करता था पोस्ट ऑफिस में। उसके पास वो लेटर आया तो लेटर देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने जाके वहां पोस्ट मास्टर को कहा कि उसने अपने करियर में आज से पहले कभी ऐसा लेटर नहीं देखा और उसे ये एड्रेस आज तक नहीं पता चला अपने पोस्टमैन के करियर में। मतलब भगवान का जो एड्रेस है वो उसे भी नहीं पता था। अब पोस्ट मास्टर ने सुना तो वो भी हंसने लगा, लेकिन अचानक से सीरियस होकर के उसने लेटर को डेस्क पे टैप करके कहा कि सोचो उस आदमी का विश्वास कैसा होगा जिसने भगवान को लेटर लिख डाला, भगवान के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि भगवान के ऊपर से लेंचो का भरोसा उठ जाए, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस लेटर को पढ़ेगा और खुद आंसर करेगा। लेकिन लेटर को पढ़ा तो उसे पता चला यहाँ पे आंसर करने के लिए सिर्फ पेपर, पेन और गुडविल यानी अच्छी नीयत की जरूरत नहीं थी, बल्कि साथ में पैसे भी चाहिए थे। लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पे टिका रहा। पोस्ट मास्टर ने सबसे पैसे मांगे, अपने एम्प्लॉइज को कहा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने, इवन अपनी सैलरी से दिया, अपने दोस्तों को बोला और तब जाके उसने पैसे इकट्ठा किए। ठीक, लेकिन लेंचो ने मांगे थे 100 पैसोस। अब 100 पैसोस तो उसके लिए कलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था। उसने आधे से ज्यादा करीबन 70 पैसोस इकट्ठा किए। 70 पैसोस लेकर के एक एनवेलॉप में डाला और एक पेपर लेकर के उसके ऊपर बस गॉड सिग्नेचर के तौर पे लिख दिया, वो भी एनवेलॉप में डाला और एनवेलॉप को पैक कर दिया। अगले संडे लेंचो फिर से आया। वहां पोस्ट मेल बॉक्स के लिए पूछने आया कि मेल बॉक्स में उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो पोस्टमैन जिसे वो लेटर मिला था उसने ही लेंचो को आंसर किया, कहा कि ये रहा आपका लेटर। ठीक, और पोस्ट मास्टर जिसने ये सब कुछ आंसर किया है लेटर,
ठीक, वो बैठा बैठा अपनी ऑफिस से सब कुछ देख रहा था और बहुत ही कंटेंट, बहुत सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था क्योंकि उसने आज एक अच्छा काम किया। लेकिन लेंचो तो जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। मतलब उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था भगवान पे कि भगवान तो पैसा भेजेंगे, भगवान क्यों मना करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने नोट काउंट किए वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा भगवान गलती तो नहीं कर सकते, और प्लस मैंने तो 100 पेसोज ही मांगे थे, भगवान के पास तो बहुत पैसे होंगे, वो देने के लिए मना भी नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली लेंचू राइटिंग टेबल पे गया और जा करके उसने लेटर लिखना शुरू किया। बहुत सोच करके उसने लेटर लिखा। फाइनली उसने विंडो पे गया, एक स्टैंप लिया और लिख करके उस एनवेलप के ऊपर अफिक्स कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। जैसे ही लेटर वो मेल बॉक्स में डाल के गया, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि शायद थैंक यू लेटर लिखा होगा, तो पोस्ट मास्टर उसे खुद देखना चाहता था। उसने खोला और लेटर के अंदर लिखा क्या था, गॉड, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास पहुंचे हैं, मुझे बाकी के पैसे भेजिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस बार मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये सभी बंच ऑफ क्रुक्स हैं। क्रुक मतलब चोर। सो आप देख सकते हैं ये जो हमारा चैप्टर था काफी इंटरेस्टिंग था। बिना देरी किए हम मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे। आई होप सो आप सभी ने पोएम्स के एक्सप्लेनेशन देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है अभी तक तो जरूर से देख लीजिएगा। सिर्फ हाफ आवर के वीडियो में हमने कवर किया है ऑल द पोएम्स ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आप सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, नेल्सन मंडेला जो है आपने सुना हो तो वो बहुत ही फेमस पॉलिटिकल लीडर रहे हैं साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने वहां चल रहे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ फाइट किया। अपार्थाइड सिस्टम क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्लैक पीपल के खिलाफ रेशियल डोमिनेशन दिखाते थे व्हाइट पीपल। मतलब रंग रूप के आधार पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब रंग रूप के आधार पे व्हाइट पीपल जो है ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट करते थे। इवन उन्होंने अपने जिंदगी के करीबन 30 साल जेल में बिता दिए सिर्फ अपने देश को ये व्हाइट पीपल रूल से आजाद करने के लिए। और जब फाइनली व्हाइट पीपल रूल खत्म हुआ तो देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने का मौका किसको मिला? नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है उन्होंने, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी किताब से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिया गया है और इसमें बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में बताया गया और वो है इनॉग्रेशन सेरेमनी। मतलब वो सेरेमनी जिसमें नेल्सन मंडेला ने ओथ ली अपने प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया ये नेल्सन मंडेला की लिखी गई ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ जो नैरेटर है यानी आई वर्ड जो यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? नेल्सन मंडेला के लिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं 10 मई की जो सुबह है वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी। वो कह रहे हैं पिछले कई दिनों से उनके आसपास वर्ल्ड लीडर्स, डिग्निटरीज, मतलब रेस्पेक्टफुल पर्सन्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से मिलने के लिए और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वो कहते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पे सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है इंटरनेशनल लीडर्स की। ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पे रखा गया? एक एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर कहते हैं ओपन थिएटर को, और ये थिएटर किसके द्वारा बना हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स यानी कई दशकों तक यहाँ पे व्हाइट सुप्रीमेसी रही, व्हाइट पीपल का रूल रहा। लेकिन आज यहाँ पे रेनबो गैदरिंग यानी अलग अलग रंग रूप के लोग एक साथ इकट्ठा हुए ताकि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जा सके। अब यहाँ पे बताया गया उस लवली ऑटम डे पे, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा ऑटम डे क्यों कहा गया उस दिन को? आपको पता है ऑटम एक ऐसा सीजन है जिसमें पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। एंड वी नो दैट इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो द ओल्ड गवर्नमेंट रिजाइम वाज गोइंग टू एंड, दैट्स व्हाई द डे इज डिस्क्राइब्ड एज ऑटम डे। तो वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी जनानी के साथ पहुंचे, पोडियम पे सबसे पहले शपथ ली मिस्टर डी क्लार्क ने, वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद नेक्स्ट वन थे थाबो बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। और जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो नेल्सन मंडेला कहते हैं उन्होंने प्लेज लिया, शपथ ली कि वो अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से ओबे करेंगे यानी उसका पालन करेंगे और अपने आप को डिवोट कर देंगे, समर्पित कर देंगे अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए। फिर उन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिक स्पीच दी। वो स्पीच हमारे सामने दी गई है। वो कहते हैं
आज हम सभी यहाँ मौजूद होकर हमारे देश में ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी आई है, हमारे देश को ये जो आजादी मिली है, उसे एक नई उम्मीद देते। वो कहते हैं इतने वक्त तक हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को फेस किया। ह्यूमन डिजास्टर यानी ऐसा डिजास्टर जो इंसान के कारण हुआ, और हम जानते हैं ये जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था अफ्रीका में, ये लोगों के द्वारा हो रहा था। और ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत ही गलत है, रंग रूप जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, जो हमें हेरिडिटरी मिल रहा है, उसके लिए अगर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। इसीलिए इसके लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। वो बोलते हैं अब एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें सभी को प्राउड फील हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे कहा कि हम सभी लोग जिन्हें आउटलॉ कर दिया गया था, यानी कानूनी तौर पे बेदखल कर दिया गया था, आज हमें ये रेयर प्रिविलेज मिला है कि हम अपने देश को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें। वो वहाँ मौजूद सभी इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक करते हैं कि सभी आए और इस इवेंट का पार्ट बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये विक्ट्री हमारे देश की नहीं बल्कि एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की। फाइनली वो बोलते हैं कि हमें हमारे देश को पॉलिटिकल एमांसिपेशन यानी पॉलिटिकल फ्रीडम दिलवा ही दिया। उन्होंने प्लेज लिया कि अब वो अपने देश के सभी लोगों को, ये जो लगातार लोगों ने गरीबी, डेप्रिवेशन, जो भी अत्याचार सहा है, सफरिंग्स देखी है, जेंडर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, वैसा कभी कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं दोबारा इस ब्यूटीफुल लैंड पे कभी भी एक के द्वारा दूसरे के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा, यानी अत्याचार नहीं होगा। और वो कहते हैं कि यहाँ पे हमेशा फ्रीडम रूल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ें। ये था नेल्सन मंडेला का दिया गया स्पीच। अब आगे क्या हुआ? नेल्सन मंडेला कहते हैं कुछ मोमेंट्स बाद उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। ऊपर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर और ट्रुप कैरियर्स, वो अलग अलग फॉर्मेशन फॉर्म कर रहे थे, ठीक, अलग अलग तरीके से वहाँ पे शेप्स फॉर्म कर रहे थे आसमान में उड़ते हुए। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मिलिट्री फोर्स ये दिखाना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है, बल्कि मिलिट्री फोर्स ये दिखाना चाहता था कि वो इस नई गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। वो कहते हैं कि थोड़ी मोमेंट्स पहले साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हेड हैं, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए हैं, उन लोगों ने आके मुझे सल्यूट किया। लेकिन वो कहते हैं मैं इस बात को भूला नहीं था कि सालों पहले यही लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली वो बताते हैं कि आसमान में इम्पाला जेट्स जो हैं वो स्मोक ट्रेल रिलीज करते हैं, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड कलर का, मतलब साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर्स थे उन कलर्स के स्मोक आसमान में रिलीज किए गए। नेल्सन मंडेला कहते हैं उस दिन वहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए गए। एक तो वाइट पीपल ने गाया, नकोसी सिक्लेले अफ्रीका, और ब्लैक पीपल ने अपना नेशनल एंथम गाया। तो उस दिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भले ही दोनों ग्रुप को अपने एंथम के लिरिक्स नहीं पता है, ठीक, वो जो आज तक लिरिक्स को पढ़ते आ रहे, भले ही उसका मतलब नहीं पता है, लेकिन जल्द ही इन्हें बाय हार्ट ये सारे लिरिक्स याद हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? तो 2 नेशनल एंथम गाने के पीछे मोटिव क्या था कि नेल्सन मंडेला ये बताना चाहते थे कि अब कभी भी हमारे देश में एक के द्वारा दूसरे पे अत्याचार नहीं होगा, सभी को इक्वल राइट मिलेंगे, चाहे वो ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो। वो कहते हैं इनॉग्रेशन डे पे मुझे बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। उन्हें सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स या पुराने कह सकते हैं जो मेमोरीज थी वो सब रिकॉल हो रही थी। वो कहते हैं 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था, यानी वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में वॉर हुआ, और उसके बाद वाइट पीपल्स ने मिल करके साउथ अफ्रीका के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, रेशियल डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया। वो कहते हैं ये जो रेशियल डोमिनेशन था ये हार्शेस्ट था, मोस्ट इनह्यूमन था। और वो कहते हैं कि आज 20th सेंचुरी का ये जो लास्ट डिकेड चल रहा है, और उनके खुद के लाइफ का भी 8th डिकेड चल रहा है एज अ मैन, यानी वो खुद भी 80 ईयर्स के होने जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि अब ये जो सिस्टम है इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और अब एक ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे उनके स्किन का कलर कोई भी हो। वो कहते हैं आज ये दिन जो आया है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस के द्वारा आया है। उन्होंने जो सफरिंग सही है, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उसको वो कभी रीपे नहीं कर सकते। मतलब नेल्सन मंडेला थैंकफुल थे उन सभी लोगों की जिन्होंने हेल्प की देश को आज़ादी दिलवाने में, यानी सभी पैट्रियोट्स को वो याद कर रहे थे, उन देशभक्तों को जो उनसे पहले इस दुनिया से चले गए। और वो दुखी थे कि वो जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स हैं वो ये नहीं देख पाए कि उन्होंने जो बलिदान दिया उसके बदले में क्या रिजल्ट मिला। वो कहते हैं अपार्थाइड के कारण उनके देश और देश के लोगों को बहुत गहरी चोट पहुंची है, जिससे उभरने में शायद उन्हें जनरेशन लग जाए। लेकिन वो कहते हैं इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी देखने को मिला, मतलब एक ऐसा इफेक्ट जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और वो क्या था, उनके देश को बहुत सारी
ऐसे लोग मिले, ऐसे पैट्रियट्स मिले जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनके पास इस तरह की जेनरोसिटी थी, यानी इस तरह के दयालु लोग थे वो लोग। उन्होंने जो करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई और विजडम दिखाया, वो कहते हैं कि हम कभी भी इसको रीपे नहीं कर सकते। वो कहते हैं शायद हम जितना अत्याचार सहते ना, हमारा हाइट ऑफ कैरेक्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मिनरल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे देश के लिए मिनरल से भी ज़्यादा प्योर और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा वेल्थ कौन है? हमारे देश के लोग, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा ट्रू और प्योर है। वो कहते हैं मेरे साथ जितने भी साथी थी, कॉमरेड्स थे इस स्ट्रगल में, उनसे मैंने जाना करेज का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को, औरतों को उन्होंने देखा जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। सभी लोग टॉर्चर्स को बर्दाश्त करते रहे और उन्होंने ऐसी स्ट्रेंथ दिखाई जो वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा तब उनको समझ में आया बहादुरी का मतलब ये नहीं कि हमें डर ना लगे, बल्कि बहादुरी का मतलब तो ये होता है कि हम अपने डर का सामना करें और डर के ऊपर जीत हासिल करें। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान बचपन से दूसरे से नफरत करते हुए नहीं पैदा होता। नफरत करना हम इस दुनिया में आकर सीखते हैं, और अगर हम एक दूसरे से हेट करना सीख सकते हैं तो प्यार से रहना तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नेचुरल फीलिंग कौन सी है? लव। जब वो कहते हैं कि जब हमारा ग्रीमेस्ट टाइम चल रहा था ना, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा था प्रिजन में, उन्हें और उनके सभी साथियों को, तो थोड़ी भी उन्हें ह्यूमैनिटी अगर वहाँ मौजूद किसी भी साउथ अफ्रीकन में दिखाई देती ना, तो वो काफ़ी थी उन स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए। मतलब उन्हें हिम्मत मिलती कि कभी ना कभी तो सारे देश के लोग जागेंगे और जागकर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। वो कहते हैं इंसान की अच्छाई ना एक ऐसी फ्लेम की तरह है जो हो सकता है कुछ वक्त तक दिखाई ना दे, लेकिन कभी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, बुझ नहीं सकती। आगे देखिए, वो कहते हैं कि लाइफ में ना हर एक मैन के ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरी अपने देश, अपने समाज के प्रति। तो अगर एक सिविल ह्यूमन सोसाइटी होना, मतलब देखा जाए अगर गवर्नमेंट सही हो, पूरे देश में रूल सही से चल रहा हो, तो जनरली हर एक इंसान अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को सही से पूरा कर पाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में वो कहते हैं कि अगर कोई ब्लैक पर्सन इन जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश करता तो उसे पनिश किया जाता और आइसोलेट कर दिया जाता, यानी बिल्कुल अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता। साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान अपने परिवार और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता तो उसे अकेले रहने पे मजबूर कर दिया जाता। रिबेलियन यानी रेबल की लाइफ उसे जीनी पड़ती। वो कहते हैं ऐसा नहीं कि मैंने अपने परिवार से ऊपर मैं अपने देश को रखूंगा या पूरी ज़िंदगी देश के लिए लड़ूंगा, ये मैंने शुरुआत से ही सोच लिया था। वो कह रहे हैं कि लेकिन जब मुझे मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में दिक्कत आने लगी, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए और साथ साथ अपने देश के सभी लोगों के लिए लड़ूंगा। वो बताते हैं कि जन्म से ही ऐसा नहीं कि वो फ्री नहीं थे भाई। जब छोटा बच्चा हो तो वो हर तरीके से फ्री होता है। वो कहते हैं जब मैं अपने चाइल्डहुड में था तो मैं अपने घर के बाहर खेल सकता था, नदी में तैर सकता था, खुले आसमान के नीचे मिलीज़ को रोस्ट करके खा सकता था, ठीक, बुल्स के बैक पे बैठ करके राइड कर सकता था। मतलब पूरी तरीके से मैं फ्री था। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आया तो मुझे ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थे। ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी हर वक्त जो फ्रीडम का मतलब चेंज हो, कभी उन्हें देर रात तक बाहर घूमना है, कभी जो चाहे वो पढ़ना है, कभी जहाँ चाहे वहाँ जाना है, ये सारे फ्रीडम उन्हें चाहिए थे। लेकिन जब वो यंग मैन हो गए और फिर वो जा करके दूसरे शहर में रहने लगे तो उन्हें बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स के लिए भी लड़ना पड़ा। वो कहने लगे मैं जो नौकरी चाहता था वो नहीं कर सकता था, शादी करना, अपनी फैमिली को रखना, जो चाहे वो काम करना, मतलब ये सारी फ्रीडम जो हर इंसान को मिलनी ही चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही थी। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे छीन ली गई है। जो बचपन में फ्रीडम दिख रही थी वो तो इल्यूजन था, ठीक। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं अपने देश वालों के लिए लड़ूंगा। वो कहते हैं कि जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी ही नहीं सभी ब्लैक पीपल की फ्रीडम छीनी गई है। तभी जाके मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और मेरी ये जो हंगर थी कि मैं अपने देश को आज़ाद करूँ, अब वो एक बड़े हंगर में बदल गई थी। अब मुझे सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के सभी लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई को लड़ना था। वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। जहां मैं पहले एक फ्राइटेंड यंग मैन था अब एक बोल्ड वन में बदल गया। जहां मैं पहले अटॉर्नी था यानी लॉयर था, अब मैं एक क्रिमिनल में बदल गया। मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, अब मैं घर के बिना रहने को मजबूर हो गया। और लाइफ लविंग मैन था, अब मैं मॉन्क यानी साधु की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया। वो कहते हैं कि
ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है, लेकिन एटलीस्ट बाकियों को जो बेसिक फ्रीडम्स हैं वो तो मिल रही थी, लेकिन मुझे तो वो भी फ्रीडम्स नहीं मिल पाई। वो कह रहे हैं कि फ्रीडम इंडिविजिबल है, यानी फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। अगर कोई एक पर्सन फ्री नहीं है तो बाकी सब भी फ्री नहीं है। वो बोलते हैं कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों को लिबरेट किया जाना चाहिए। ऑप्रेसर यानी जो दूसरों पे अत्याचार कर रहा है, ऑप्रेस्ड यानी जो अत्याचार सह रहा है। वो कहते हैं अगर कोई इंसान दूसरे की आज़ादी छीन रहा है ना, तो वो खुद भी आज़ाद नहीं है, वो किस में कैद है? हैट्रेड में, नफरत में कैद है। और इस तरह से उनका मानना था ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों को ही फ्रीडम दी जानी चाहिए, दोनों को ही फ्री किया जाना चाहिए, लिबरेट किया जाना चाहिए। दिस वॉज ऑल। इसी के साथ हम हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे 2 कहानियाँ दी गई हैं, ठीक, फ्लाइट से रिलेटेड। सबसे पहली कहानी जो है वो एक यंग सीगल के बारे में है कि कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया। एक यंग सीगल है, वो अपने लेज पे, यानी वो दरअसल देखिए नीचे था समुद्र और ऊपर प्लेटियो के ऊपर, टॉप के ऊपर बैठा हुआ एक यंग सीगल, ठीक। वो वहाँ पे लेज पे अकेला था। क्यों? क्योंकि सामने की तरफ थोड़ी दूर पे एक दूसरा लेज था, वहाँ पे उसके 2 भाई, उसकी बहन उड़ करके ऑलरेडी वहाँ जा चुके थे। यंग सीगल जो है, इसने अपनी पहली उड़ान अभी तक नहीं भरी थी, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी बहन ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे। ये जो यंग सीगल है, इसे डर लग रहा था उड़ने में, ठीक। ये किसी भी तरह लेकिन कोशिश करता हिम्मत जुटा करके, और जैसे ही लेज के ब्रिंक पे पहुँचता, यानी किनारे पे पहुँचता और अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ने की कोशिश करता, वो नीचे देख लेता और उसे डर लगने लगता। क्यों? क्योंकि नीचे जो कह सकते हैं ये जो प्लेट्यू की हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसे ऐसा लगता कि वो गिर जाएगा और शायद मर जाएगा। तो वो बार बार किनारे पे जाता, लेकिन कदम पीछे हटा करके वापस पीछे आ जाता। उसे ऐसा लगता था कि उसके पंख कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो निराश हो गया और निराश होकर के एक छोटा सा होल था वहाँ लेज में, जहाँ वो रात को सोया करता था, वहीं जा कर के बैठ गया। उसने देखा उसके दोनों जो भाई थे, उसकी जो बहन थी, जो उसकी बहन थी वो तो अभी काफ़ी छोटी थी, उसने भी अपने विंग्स फ्लैप किया और वो उड़ना सीख गई। लेकिन यहाँ पे ये जो यंग सीगल है, ये इतना करेज मस्टर नहीं कर पा रहा था, इतना कलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि वो छलांग लगाए, प्लंज यानी वो छलांग लगाए ब्रिंक पे जा करके और उड़ना सीख जाए। उसके जो फादर और मदर हैं वो उसे बार बार श्रीली बुला रहे थे, ठीक। उसे है ना कई बार डांट भी रहे थे, थ्रेटन भी कर रहे थे, बोल रहे थे अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं देंगे, तुम्हें यहीं पे स्टाफ करना पड़ेगा। लेकिन वो खाने के लिए भी, जबकि उसे बहुत भूख लगी थी, फिर भी वो उड़ नहीं पाया। करीबन 24 घंटे बीत चुके थे और ये जो यंग सीगल है ये लेज पे अकेला था, कोई भी इसके पास नहीं आया था, ठीक। उसने देखा उसके पेरेंट्स जो हैं एक दिन पहले कैसे उसके दोनों भाई को और उसकी बहन को उड़ना सिखा रहे थे, ठीक। उन्हें फ्लाइट में ट्रेन कर रहे थे, कैसे वेव्स में आगे उड़ना है, कैसे है ना डाइव लगाना है पानी में फिश के लिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखा दी थी अपने बाकी के बच्चों को। तो यहाँ पे ये जो यंग सीगल है उसने ये तक देखा, उसका जो भाई है उसने तो पहली मछली को पकड़ भी लिया था और उसे बैठ करके आराम से डीवर कर रहा था, यानी इंजॉय करके खा रहा था। और उसके पेरेंट्स और उसके बाकी के भाई बहन सभी उसके भाई के अराउंड घूम रहे थे और सभी उसे प्रेज़ कर रहे थे। अब एक दिन बीत चुका है, 24 घंटे हो चुके हैं। सुबह से ही पूरा परिवार सामने बिग प्लेट्यू पे है, ठीक, और बीच में काफ़ी गहरी खाई है, ठीक, नीचे समुद्र है। लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो छलांग लगाए, जबकि वो बहुत भूखा था। पूरा परिवार उसे टॉन्ट कर रहा था सामने से, उसके कावर्डाइज के लिए, यानी कायरता के लिए। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, दोपहर होने लगी, उसे भूख लगने लगी, ठीक। वो अब किसी तरह किनारे पे आया, ठीक। किनारे पे आ करके अब वो दरअसल अपने पेरेंट्स का अट्रैक्शन चाहता था, अटेंशन चाहता था, इसीलिए ब्रिंक पे आया, किनारे पे आया और सोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन फिर भी उसके परिवार वालों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। उसने देखा उसके जो दोनों भाई थे और उसकी बहन थी वो सामने प्लेट्यू पे आराम से डॉज कर रहे थे, सो रहे थे। उसके पापा जो थे वो अपने पंखों को प्रीन कर रहे थे, यानी पुराने पंख वगैरह हटा रहे थे। और उसकी जो मम्मी थी सिर्फ वो उसे देख रही थी। उसकी मम्मी जो है थोड़ी हायर पार्ट पे खड़ी थी सामने प्लेट्यू पे, ठीक। और उनके सामने एक मछली रखी हुई थी, फिश रखी हुई थी, जिसे वो थोड़े थोड़े देर पे खा रही थी। वो बार बार अपनी बीक जो है ना उसको रॉक के ऊपर स्क्रैप करती, शार्प करती और उसके बाद मछली का एक टुकड़ा
तोड़ती। तो इस तरह से उसे खाना खाना बहुत पसंद था। किसे? यंग सीगल को। खाना देखते ही वो बिल्कुल पागल हो गया और फाइनली उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और बेग करने लगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा खाना दे दो। लेकिन उसकी मम्मी ने तो डांट के मना कर दिया। लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, बुलाता रहा और फाइनली 1 मिनट बाद तो वो खुशी से चिल्लाने लगा क्योंकि उसने देखा सामने से उसकी मम्मी उड़ करके आ रही थी और उनकी बीक में मछली का एक टुकड़ा था। अब वो खुशी में इतना पागल हो गया कि वो लेज के किनारे पे गया, किनारे पे जाके खड़ा हो गया ताकि मम्मी आए और उसे डायरेक्टली फूड दे सके। लेकिन उसकी मम्मी जस्ट उसके सामने पहुंच के रुक गई। तो वो सोचने लगा मम्मी रुक क्यों गई। ठीक, वो आवाज़ लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना भूख से पागल हो चुका था, मैडेंड हो चुका था कि उससे रहा नहीं गया और उसने डाइव लगा दी। अब वो डाइव लगाई तो वो सामने ओपन एयर में गिरने लगा, ठीक है, ओपन स्पेस में। तो अब वो बहुत ज़्यादा डर गया अचानक से, ऐसा मानो कि उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। लेकिन तभी उसने थोड़ी देर में फील किया कि उसके पंख अपने आप फ्लैप करना शुरू कर दिए हैं और वो उड़ पा रहा था। फाइनली वो उड़ता है, बहुत इंजॉय करता है, हर तरीके से उड़ करके देखता है, चाहे कर्वेटिंग करना हो या फिर सोरिंग करना हो। उसकी फैमिली उसके आसपास आ जाती है, सभी खुशी से उसे प्रेज करने लगते हैं। एंड चूँकि वो बहुत थक गया था, अब फाइनली वो समुद्र के ऊपर लैंड करता है। जब वो समुद्र के ऊपर लैंड करता है तो वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन उसने फील किया जैसे ही उसके बेली तक पानी पहुंचता है उसके बाद वो नहीं डूबता है। वो बहुत थक गया था। वो एक बार तो उसे लगा कि मैं शायद पानी में डूब जाऊं, तो ऊपर उड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इतना थक गया था कि उससे उड़ा भी नहीं गया। उसके भाई बहन आए और सब उसे आ करके उसके माउथ में फिशेस की छोटी छोटी बाइट्स दे रहे थे और वो बहुत खुश था। और इस तरह से हमने देखा उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके सेकेंड पार्ट पे। जस्ट अ सेकेंड एंड देन वील कंटिन्यू। सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें जानना है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। देखिए, ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है एक पायलट के बारे में जो अकेला आसमान में अपने प्लेन को उड़ा रहा था और अचानक से वो एक स्टॉर्म में फंस जाता है, तूफान में, और उसे लगता है कि शायद कोई दूसरा प्लेन था जो उसकी मदद करता है, और वो वाकई में था या नहीं, चलिए यही देखते हैं। यही है ट्विस्ट इस चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पे बताया गया, वो जो पायलट था वो अपनी ओल्ड डाकोटा प्लेन को उड़ा रहा था। फ्रांस से वो जा रहा था इंग्लैंड। दरअसल इंग्लैंड में उसका घर था और वो काफ़ी खुश था। ओवरऑल आसमान बिल्कुल साफ था और अकेला था उस वक्त वो आसमान में उड़ते हुए। लेट नाइट हो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद तक सुबह 8 बजे तक वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा और वहाँ जा कर के एक अच्छा ब्रेकफास्ट करेगा। अब जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसे बड़े शहर की लाइट्स दिखाई देती है, तो उसे लगता है शायद तक पेरिस आ गया है। तो उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और कॉल करके कहा, पेरिस कंट्रोल, डाकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। रेडियो से आंसर आया कि उसे अपने प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मूव करना है। और इस तरह से उसने मैप और कॉम्पस को चेक किया और उसने सेकंड फ्यूल टैंक पे स्विच किया। मतलब उसके प्लेन में 2 फ्यूल टैंक था। फर्स्ट फ्यूल टैंक ऑलरेडी खाली हो चुका था, सेकंड फ्यूल टैंक पे स्विच किया और डाकोटा को मूव कर लिया 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। उसने सोचा वो शायद तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए इंग्लैंड में। पेरिस से अब वो आगे निकल चुका था 150 किलोमीटर्स। सामने उसे बादल दिखाई दिए और वो भी स्टॉर्मी क्लाउड्स, एकदम तूफान वाले बादल थे और वो बादल बहुत बड़े थे, ब्लैक माउंटेन्स की तरह उसके रास्ते में थे। अब उसे पता था ना वो ऊपर से उड़ के जा सकता था, ना ही वो साइड से, उसके पास इतना फ्यूल नहीं था। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन था, या तो वो पेरिस वापस चला जाए या इस तूफान को फेस करे। उसे पेरिस वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन वो दरअसल अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड था। वो ब्रेकफास्ट करना था और उसने सोचा आज तो मैं रिस्क लूँगा, और फाइनली उसने प्लेन को वो ले गया स्टॉर्म में। जैसे ही वो अंदर गया अचानक से सब कुछ दिखना बंद हो गया। उसके लिए कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था। प्लेन जो है वो जंप कर रहा था, कह सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था। और उसने कॉम्पस में देखा, उसने जब देखा तो वो कॉम्पस जो है उसकी निडल राउंड राउंड मूव कर रही थी। मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ जा कर के डेड हो गए थे, काम करना बंद कर दिए थे। उसने रेडियो पे भी बात करने की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल क्या आप सुन सकते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मतलब ना ही उसके पास रेडियो था, ना कॉम्पस था, और ना ही उसे दिख रहा था कि वो एक्चुअली है कहाँ। वो तूफान में खो गया था।
तो पास में ही ब्लैक क्लाउड्स में उसे थोड़ी देर में एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। तो वो बहुत खुश हो गया। वो जो दूसरा एरोप्लेन था उसका पायलट का जो फेस था वो इस पायलट की तरफ था, डाकोटा जो प्लेन उड़ा रहा था। उसने देखा उस दूसरे पायलट ने इंस्ट्रक्शन दिया हैंड से, जैसे मानो वो कह रहा हो कि मुझे फॉलो करो। वो जो दूसरा एरोप्लेन था ब्लैक एरोप्लेन, उसमें कोई लाइट नहीं जल रही थी। वो दूसरा एरोप्लेन आगे आ गया, आगे आगे चलने लगा और ये जो डाकोटा प्लेन का पायलट था वो उसे फॉलो करने लगा, बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। अब करीबन आधे घंटे बीत चुके थे। वो ब्लैक एरोप्लेन आगे बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे पीछे डाकोटा प्लेन का ड्राइवर। लेकिन अब डाकोटा प्लेन के ड्राइवर के साथ पास इतना ही फ्यूल बचा था कि 10 मिनट वो और उड़ा सकता था अपने प्लेन को। तो अब उसे डर लगने लगा। लेकिन तभी उसने देखा वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाने लगा। तो वो भी पीछे पीछे नीचे की तरफ गया। तो उसने देखा वो तूफान से बाहर आ गया था और सामने स्ट्रेट लाइन दिखाई दी लाइट्स की। तो वो समझ गया कि वो एक रनवे के पास था, एयरपोर्ट के पास। उसने फटाफट अपने प्लेन को लैंड किया। लेकिन वो दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने डाकोटा प्लेन के पायलट की मदद की वो कहीं दिखा ही नहीं। तो वो अंदर गया प्लेन को लैंड करके, और वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था अपने प्लेन से दूर जाते हुए, क्योंकि अभी अभी वो मरते मरते बचा है। ठीक, ये जो पायलट था वो अंदर गया। उसने जा करके कंट्रोल सेंटर में औरत को पूछा कि वहाँ जो दूसरा पायलट था वो कौन सा था और दूसरा प्लेन कौन सा था। तो वो हंसने लगी और वो बोली, दूसरा प्लेन और वो भी इस तूफान में? बोली, आज रात और दूसरा कोई प्लेन नहीं उड़ा था, सिर्फ आपका ही प्लेन था जो मुझे रडार पे दिख रहा था। तो यहाँ पे ये जो नैरेटर है वो इसी क्वेश्चन में रह जाते हैं, कह सकते हैं इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि बिना रेडियो, बिना कंपल्स, बिना किसी फ्यूल के आखिरकार वो नीचे पहुँचे कैसे? कौन था वो दूसरा पायलट और वो दूसरा प्लेन कौन सा था जिसने तूफान में उसकी मदद की? चलिए, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक, एनी फ्रैंक जो है वो सर्वाइवर थी जर्मनी में हॉलोकॉस्ट विक्टिम में से। दरअसल जर्मनी में आपने सुना होगा हिटलर का रूल चल रहा था, नाजीज रूल कहते हैं। तो उस समय में ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था और उसी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी ये एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक और उनका पूरा परिवार, जब जर्मनी के ऊपर नाजीज़ का रूल हुआ तो ये लोग नेदरलैंड शिफ्ट हो गए। लेकिन बाद में नेदरलैंड्स को भी हिटलर ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो एनी फ्रैंक का परिवार है, उसके पिता ओटो फ्रैंक, उसकी मम्मी होलैंडर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, एनी फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक, सभी उसके पापा के ऑफिस बिल्डिंग में छुपे रहे करीबन 2 साल तक। लेकिन फाइनली वो लोग पकड़े गए और उन्हें भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप वो जगह थी जहाँ पे इन लोगों पे बहुत अत्याचार होता था, ज्यूइश कम्युनिटी पे, और उन्हें मार दिया जाता था। यहाँ बताया गया कि उस सबसे पहले उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक की मौत हुई टाइफस के कारण, और कुछ दिनों बाद एनी की भी मौत हो गई। सिर्फ उसके पापा ओटो फ्रैंक अकेले सर्वाइवर बचे। वो वापस जब आए तो उन्होंने एनी फ्रैंक की लिखी हुई डायरी देखी। तो उन्हें लगा ये डायरी अपने आप में बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। इस डायरी को उन्होंने पब्लिश करवाया, ठीक, और ये वर्ल्ड फेमस हो गई। ठीक, जगह जगह पे इसके ऊपर मूवीज़ बने। ये जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक में से एक बनी। दरअसल ये जो डायरी है एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पे गिफ्ट में मिली थी, और उसका बर्थडे कब आता है? 12 जून 1942। और फाइनल एंट्री, मतलब तब जब उसे ये डायरी मिली तब से उसने डायरी लिखना शुरू किया, और करीबन 2 साल तक फाइनल एंट्री उसने लिखी है 1 अगस्त 1944, यानी करीबन 2 साल तक उसने डायरी एंट्रीज लिखी। और उस समय जर्मनी में जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, ज्यूइश कम्युनिटी को के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, वो उन्होंने अपनी इस डायरी में डिस्क्राइब किया। लेकिन हम पढ़ेंगे इस डायरी का एक छोटा सा एग्जर्प्ट, एक छोटा सा पार्ट, इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। सबसे पहले एनी फ्रैंक बोलती हैं कि डायरी लिखना उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी, बल्कि वो ये सोच रही थी कि एक 13 साल की बच्ची की लाइफ में क्या चल रहा है, इसे जानने में किसे इंटरेस्ट होगा। ठीक, और लेकिन वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें तो डायरी लिखनी है, क्योंकि उन्हें थिंग्स ऑफ चेस्ट करना है। मतलब वो ऑलरेडी बहुत सारी बातों को कलेक्ट किए बैठी हैं और उन्हें किसी को बताना था। वो कहती हैं कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की कंपैरिजन में। बिल्कुल होता है, आप सभी जानते हैं। अगर आप लोगों के साथ बात शेयर करोगे तो वो कहीं ना कहीं रिवील कर देते हैं, लेकिन पेपर ऐसा नहीं होता। और प्लस पेपर आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो आपकी बात को पूरा सुनता जाता है। तो यहाँ पे बताया एनी फ्रैंक ने कि उसने इस सेइंग के बारे में कब सोचा, जब एक दिन वो डिप्रेस्ड बैठी थी।
ठीक, और सोच रही थी, उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, वो सोच रही थी घर के अंदर रुके या बाहर जाए, और फाइनली उसके दिमाग में आया कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, और उसने सोचा जब तक उसकी लाइफ में उसे कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक वो एक डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड बना के रखेगी। अब वो बताती है कि उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि 13 साल की बच्ची जो है वो पूरी तरह से अकेली है। वो बोली मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है और करीबन 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड बुला सकती हूँ। मेरे पास फैमिली है, लविंग आंट है, गुड होम है, मतलब ऑन द सर्फेस मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ है जो कि मेरे पास नहीं है और वो है माई वन ट्रू फ्रेंड। वो कहती है जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचती हूँ, मैं उनसे ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाती। मुझे लगता नहीं कि मैं और मेरे दोस्त ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं, शायद मेरी ही गलती होगी कि मैं अपने दोस्तों में ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाती, लेकिन वो कहती है मेरे पास एक ही चीज़ की कमी है और वो है वन ट्रू फ्रेंड। अब वो कहती है कि चीज़ें बदलने वाली तो है नहीं, तो जो भी हो, जब तक मेरी लाइफ में वन ट्रू फ्रेंड नहीं आ जाता तब तक मैं इस डायरी को ही अपना फ्रेंड बना के रखूँगी। और उसने उस डायरी को नाम भी दिया है, क्या नाम दिया है? किटी। वो कहती है कि अगर डायरेक्टली मैं इस डायरी में सारी चीज़ों को लिख देती, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो शायद किसी को समझ में नहीं आता। वो बताती है, पहले इंट्रोडक्शन देती है अपने परिवार का। वो बताती है कि उसके पापा इस दुनिया के सबसे अडोरेबल फादर हैं और उन्होंने उनकी मम्मी से तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 के नहीं हो गए और मम्मी 25 की नहीं हो गई। यानी उनके पापा मम्मी की शादी तब हुई जब उनके पापा 36 के हुए और मम्मी 25 की। और उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक, उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में, और उनका खुद का जन्म हुआ था 12 जून 1929, और वो भी फ्रैंकफर्ट में रही थी तब तक जब तक कि वो 4 साल की नहीं होगी। फाइनली अब उनके पापा हॉलैंड शिफ्ट हो गए, उनकी मम्मी भी कुछ महीने बाद हॉलैंड चली गई और मार्गोट और एनी फ्रैंक दोनों चले गए अपने ग्रैंड मदर के पास। मार्गोट जो है फाइनली फैमिली उसे भी ले गई और अगले साल गिफ्ट के तौर पे मार्गोट के बर्थडे पे एनी फ्रैंक को भी उसकी फैमिली अपने साथ ले गई। अब देखिए, यहाँ एनी फ्रैंक बताती है कि उसने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी स्कूल से शुरुआत की। वहाँ वो तब तक पढ़ी जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई। फिर वो फर्स्ट फॉर्म में पहुँची, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुँची, और 6th फॉर्म में 6th क्लास में उसकी टीचर कौन थी? मिसेस क्यूप्रस। वो इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। और फाइनली उस साल कह सकते हैं या तो एनी ने या टीचर ने स्कूल छोड़ दिया और दोनों ने एक दूसरे को फेयरवेल दिया। 1941 में एनी बताती हैं उनकी दादी बहुत बीमार हो गई, उनका एक ऑपरेशन हुआ, इसीलिए उस साल उनके बर्थडे पे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया। अगले साल दादी की मौत हो गई। ठीक, वो बताती हैं कि वो अपनी दादी को बहुत याद करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, और इस बार जब अगले यानी 1942 में उनका बर्थडे मनाया गया तो उन्होंने अपने साथ साथ ग्रैंड माँ के लिए भी कैंडल लिट किया था। वो कहती हैं कि हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। और अब मैं आ जाती हूँ आज के प्रेजेंट डेट यानी 20 जून 1942 को। पहला डायरी एंट्री जो उन्होंने लिखा वो हमारे सामने है। उन्होंने लिखा, डियरेस्ट किटी, हमारी जो पूरी क्लास है वो क्वैकिंग इन इट्स बूट, कहने का मतलब वो बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है। और रीज़न क्या है? फोर्थ कमिंग मीटिंग, यानी अब जो मीटिंग होने वाला है उसमें टीचर्स ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन अगले क्लास में जाएगा और कौन नहीं। पूरी क्लास शर्त लगाने में लगी हुई है। वो कहती हैं कि मैं और जीएन, मेरी दोस्त जीएन, हम दोनों हंसते रहते हैं क्योंकि हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठते हैं, सीएन और जैक्यूस, ये इन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग बेड पे लगा दी थी। पूरे दिन भर ये यही बात करते रहते हैं, तुम पास होगे, तुम नहीं होगे। ठीक, यहाँ तक कि वो कहती है कि मेरी दोस्त जिया ने उन्हें बहुत बार रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ तुम लोग ये मत करो। इवन एनी फ्रैंक ने उन्हें डांट भी दिया, लेकिन वो दोनों लड़के लगातार बेट करते रहते हैं। एनी फ्रैंक कहती है अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ जो 1/4 क्लास है यानी 25% बच्चों को यहीं रहने देना चाहिए। लेकिन उसने एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट दिया है, टीचर्स जो हैं वो बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। वो कहती है कि मुझे मेरी और मेरे दोस्तों की तो चिंता नहीं थी, हम पास तो हो ही जाते, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है जिसकी मुझे टेंशन थी, जो कि आप लोग को भी होती है, और वो क्या है? मैथ्स। वो कहती है वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आ जाती हूँ आज के प्रेजेंट डेट पे, यानी कि 20th
जून। वो कहती है कि मैं अपने सभी दोस्तों को सबको कहती रहती हूँ कि तुम लोग हिम्मत मत हारो, हम सभी अच्छे से पास हो जाएंगे। वो कहती है कि उसके सारे टीचर्स से अच्छी बनती है। उसके पास टोटल उसके स्कूल में 9 टीचर्स हैं, 7 मेन और 2 वुमेन। सिर्फ एक ही टीचर है जिससे उसकी नहीं बनती थी और वो थे मैथ्स टीचर, क्योंकि वो बहुत बातें करती थी और मैथ्स टीचर उसे बहुत डांटते रहते थे। बहुत बार वार्निंग देने के बावजूद भी जब उसने बात करना नहीं बंद किया तो ये जो मैथ्स टीचर हैं उन्होंने एनी को होमवर्क दिया कि उसे एक ऐसे लिख के लाना है चैटर बॉक्स में। वो सोचने लगी चैटर बॉक्स, इस टॉपिक के बारे में कोई क्या ही लिख सकता है। फिर भी उसने नोट डाउन किया टाइटल और उसके बाद अपने बैग में नोटबुक रख के शांत रहने की कोशिश करने लगी। उस शाम जब उसने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था तब उसका ध्यान गया उस ऐसे पे। अब वो सोचने लगी इस सब्जेक्ट के बारे में वो क्या लिखें। कोई और होता तो क्या करता, रैम्बल करके कुछ भी लिख देता, बड़े बड़े स्पेसेस रख देता वर्ड्स के बीच में। लेकिन उसका आइडिया ये था कि मुझे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देने, मुझे ये बताना है कि बात करना कितना ज़रूरी है। उसने सोचा और तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने 3 पेजेस लिखे और उसमें उसने आर्ग्यूमेंट में रखा क्या कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी कैरेक्टरिस्टिक है। वो कहती है कि मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं इसे कभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये तो मेरा ट्रीट है, मेरी हैबिट है। इवन मेरी मम्मी भी उतनी ही बातें करती थी जितनी मैं करती हूँ, और ये तो मुझे हेरिडिटरी मिला है और हेरिडिटरी ट्रेट्स को हम बदल नहीं सकते। मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स टीचर थे वो बहुत हंसे, लेकिन अगले कुछ लेक्चर्स बाद वो फिर से बात करने लगी तो टीचर को फिर से गुस्सा आया और उसने इस बार टॉपिक दे दिया ऐसे के लिए एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। अगेन उसने होमवर्क पूरा किया और अगले 2 लेसन्स तक वो शांत बैठने की कोशिश की। फिर उसने बात करनी शुरू कर दी और इस बार टीचर ने होमवर्क दिया ऐसे लिखने के लिए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स में। पूरी क्लास हंसने लगी। ठीक, अब एनी भी क्या ही करती, वो भी हंस रही थी, लेकिन उसकी जो जेन्युइनिटी थी ना इस टॉपिक में, ठीक, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। उसको लगा अब इस बार कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें टीचर को ये समझ में आए कि बात करना कितना ज़रूरी है। उसकी एक दोस्त थी जो पोइट्री में अच्छी थी, उसने मदद की और उसने ऐसे को पोइट्री में कंप्लीट करवाया। दरअसल उन्होंने मिल करके एक पोएम लिखी और ये किसके बारे में थी, ये एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में थी और उनके 3 डकलिंग्स हुए। तो ये जो मदर डक है वो क्वैक क्वैक करती थी, जाहिर सी बात है, तो तीनों डकलिंग भी क्या करते थे, क्वैक क्वैक करते थे। लेकिन तीनों डकलिंग को फादर स्वान ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो यहाँ पे मिस्टर कीजिंग को जो वो समझाना चाहती थी वो समझ गए, वो समझ चुके थे कि अगर मदर डक है वो क्वैक क्वैक करेगी तो बच्चे भी तो क्वैक क्वैक ही करेंगे। इनडायरेक्टली वो समझाना चाहती थी, चूँकि उसकी मम्मी बहुत बात करती थी इसीलिए वो भी बहुत बात करती हैं और इसके लिए उसे चाहे कितना भी पनिश किया जाए वो बात करना नहीं छोड़ सकती। फाइनली वो टीचर इतने खुश हो गए कि उन्होंने ये पोम जाके हर एक क्लास में सुनाई, अपने कमेंट्स ऐड किए और इतना ही नहीं, तब से उसे अलाउ कर दिया, एनी फ्रैंक को उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो अब क्लास में बात कर सकती है और उसे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता। इवन अब वो जो टीचर थे वो स्ट्रिक्ट से किस में बदल चुके हैं, थोड़े फ़नी में बदल चुके हैं। अब वो लगातार मजाक करते रहते हैं आजकल और बहुत ही खुश रहते हैं, ऐसा बताया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन। जस्ट अ सेकेंड, फिर हम शुरू करेंगे। चलिए अगला चैप्टर है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। जस्ट अ मिनट, हम शुरू करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस यानी झलक की। ठीक है, इंडिया के 3 अलग अलग रीजन हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। वन इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड वन इज़ कुर्ग एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम आसाम। तो चलिए पढ़ना शुरू करें। अ बेकर फ्रॉम गोवा, हमारे सामने एक पेन पोर्ट्रेट दिया गया है गोवान विलेज का। पहले के समय में जब वहाँ पोर्टुगीज़ रूल हुआ करता था तो गोवा में कल्चर किस तरीके का था वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ नैरेटर कहते हैं कि मैं अक्सर अपने एल्डर्स को देखता हूँ कैसे वो रेमिनिस करते रहते हैं, नॉस्टैल्जिकली याद करते रहते हैं उन पुराने दिनों को जब पोर्टुगीज़ यहाँ हुआ करते थे। पोर्टुगीज़ और उनके लोव्स ऑफ ब्रेड।
वो कहते हैं कि अब ब्रेड खाने वाले तो नहीं रहे, लेकिन बनाने वाले आज भी वहीं रहते हैं। मिक्सर्स हो गए, माउल्डर्स हो गए, और वो लोग जो ब्रेड को बेक करते थे, आज भी वो जो पुराने फर्नेसेस हैं जहाँ ब्रेड को तैयार किया जाता था, वो आज भी चल रहे हैं। उनमें जो फायर है वो अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, बुझी नहीं है। वो कहते हैं कि जब भी ये जो बेकर है ना, जो गांव में ब्रेड इस तरह से बेक के तैयार करता था, वो जब गांव में निकलता ब्रेड को बेचने के लिए, तो उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होता जिसे वो ज़मीन पे थड करते हुए आता, मतलब ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए अनाउंस करते हुए आता कि वो आ गया है। ठीक है, आज भी ये कई जगह पे देखने को मिलता है। वो कह रहे हैं कि फादर भले ही आज अलाइव ना हो, लेकिन शायद उनका जो बेटा है वही फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहा है। ये जो बेकर्स हैं, इन्हें गोवा में आज भी किस नाम से जाना जाता है? पैडर। हमारी चाइल्डहुड में गोवा में बेकर हमारा फ्रेंड हुआ करता था, हमारा कंपेनियन हुआ करता था, हमारा गाइड हुआ करता था। नरेटर कहते हैं 2 बार बेकर हमारे घर के आगे से जाता था, एक बार सुबह जब वो ब्रेड बेचने निकलता और दूसरा जब वो शाम को बास्केट खाली करके जा रहा होता। उसके बाम्बू के जो थड और जिंगलिंग साउंड है उससे ही हम सुबह उठा करते और हम भागते थे उससे मिलने के लिए। क्या हम ब्रेड के लिए जाते थे? नहीं, ब्रेड को तो कौन खरीदता था? पास्काइन और बास्टाइन यानी घर के मेड सर्वेंट्स जो हैं वो लोग खरीदते थे। दरअसल हमें तो क्या चाहिए था? ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, ब्रेड पहले स्पेशल शेप में आते थे, बैंगल्स के शेप में। आप कंपेयर कर सकते हो डोनट से, और कई बार तो ये मीठा भी होता था। बेकर आता अपनी म्यूजिकल एंट्री करते हुए, साउंड क्रिएट करते हुए बाम्बू से, एक हाथ से बाम्बू को पकड़ा रहता, दूसरे हाथ से सिर के ऊपर बास्केट को पकड़ा रहता, और ला करके अपने बास्केट को बाम्बू के ऊपर सेट करता। फिर घर की लेडी आती, यानी कि जो ओनर हैं उन्हें ग्रीट करता, और फाइनली जो मेड सर्वेंट है वो ब्रेड ले जाते। अब ये जो बच्चे हैं ये भी दौड़े दौड़े आते थे, किसके लिए? ब्रेड बैंगल के लिए। लेकिन इन्हें डांट के साइड कर दिया जाता। लेकिन वो कहते हम भी कहाँ मानने वाले थे, हम कहीं पे भी चढ़ जाते पैरापेट के ऊपर या कहीं पे भी बेंच के ऊपर, और उसके बाद उसके बास्केट में पीप करने लगते, झांकने लगते कि कहीं कोई ब्रेड बैंगल मिल जाए। और ब्रेड बैंगल मिलने के बाद वो कहते हैं कौन तो ब्रश करे, ठीक, कौन मैंगो लीव्स प्लग करके लाए और उसके बाद ब्रश करें। और ज़रूरी भी क्यों था? गर्म चाय के साथ उन्हें लगता था सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बताया वहाँ की शादियों में ना, मैरिज गिफ्ट्स में स्वीट ब्रेड बोल कहते हैं, उसका होना ज़रूरी था। उसके बिना कोई भी पार्टी जो है बिल्कुल अधूरी होती थी। वो कहते हैं कि एक बेकर के इंपॉर्टेंस को इसी बात से समझा जा सकता है कि अगर किसी लड़की की एंगेजमेंट होती तो उसकी मम्मी के लिए सैंडविच बनाना, उसकी मम्मी के द्वारा सैंडविच बनाना वहाँ पे कंपलसरी होता था। केक्स और बॉलिनहास वहाँ पे क्रिसमस और बाकी के फेस्टिवल्स में मस्ट हुआ करते। बेकर और उसका फर्नेस ठीक एसेंशियल माना जाता था वहाँ के गाँव में। बेकर या जो ब्रेड सेलर है उन दिनों में एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनता था जिसे कबई बोलते थे। ये एक बड़ा ही लॉन्ग फ्रॉक होता जो कि नी से नीचे जाता लेकिन फुल लेंथ से छोटा होता। इवन आज भी कोई वहाँ गांव में इस तरह का हाफ पैंट पहने घूम रहा हो जो कि नी लेंथ से नीचे जा रहा हो तो नरेटर कहते हैं सब उसे पैडर बुलाते हैं। बेकर जनरली अपने बिल्स को मंथ के एंड पे कलेक्ट किया करता था। मंथली अकाउंट्स वो तैयार करता दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख करके। बेकिंग उन दिनों में बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता। बेकर और उसकी फैमिली को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। ठीक, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा हैप्पी और प्रॉस्पेरस दिखाई देते थे। उनका प्लम फिजिक यानी वो हेल्दी दिखते, ये एकदम ओपन इस बात का टेस्टिमनी था, प्रूफ था कि वो लोग काफ़ी खुश थे। इवन आज भी वहाँ गांव में कोई जैक फ्रूट जैसे अपीयरेंस वाला पर्सन दिख जाए तो लोग उसे क्या बुलाते हैं? बेकर। नाउ द सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुर्ग के बारे में। कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए, अपनी स्पाइसेस के लिए। मैसूर और मैंगलोर के बीच में हम कह सकते हैं हेवन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका नाम है कुर्ग। ठीक, यहाँ पे मार्शियल मैन यानी कि वॉरियर्स रहते हैं, साथ में ब्यूटीफुल वेमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागू। ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशन पाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इस डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया कवर करते हैं। मानसून में यहाँ तो इतनी बारिश होती है कि ज़्यादातर विजिटर यहाँ से दूर ही रहते हैं। एक्चुअल जो जॉय सीज़न है वो कब शुरू होता है? सितंबर, और कब तक चलता है? मार्च तक। वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है, बारिश होती है, हवा में चारों तरफ कॉफ़ी की स्मेल फैली हुई होती है। कॉफ़ी स्टेट और कॉलोनियल बंगलोज वहाँ पे ट्री कैनोपीज़ के नीचे, आपको पता होगा कॉफ़ी में डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, तो बड़ी बड़ी जो ट्रीज़ हैं उनके छाँव में कहीं कहीं पे कॉफ़ी प्लांटेशन देखने को मिलते हैं। वो बताते हैं ये जो कुर्ग के लोग हैं, ठीक,
वो शायद तक या तो ग्रीक डिसेंडेंट थे या तो अरबिक डिसेंडेंट। मतलब ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी एक बार आई थी और यहाँ आकर सेटल हो गई। क्यों? क्योंकि उनके लिए वापस जा पाना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, पॉसिबल नहीं था, और लोकल पीपल में उन्होंने शादी कर ली। इसीलिए यहाँ का जो कल्चर है ना, वो हिंदू मेन कल्चर से थोड़ा अलग होता है। और दूसरी स्टोरी जो ये कहती है कि ये लोग अरब डिसेंडेंट थे, उसमें बताया गया अरबी पीपल ना, ठीक, एक बेल्ट पहनते हैं वेस्ट पे, वो बिल्कुल उनकी तरह होता है कुर्गी पीपल के द्वारा पहने जाने वाले बेल्ट के द्वारा। कुर्गी पीपल जो बेल्ट पहनते हैं उसे कहते हैं कोपिया। ये बिल्कुल उस बेल्ट की तरह दिखता है जो अरबी पीपल पहनते हैं, जिसे हम कहते हैं कोफिया। अब देखिए आगे, वो बताते हैं कि कुर्गी होम्स में, मतलब कुर्ग में अगर आप लोगों के घर जाएं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगी। लोग बहुत सारे व्हीलर वाले, यानी कह सकते हैं बहादुरी वाली कहानियाँ सुनाएंगे अपने बेटों के, अपने पिताओं के। ठीक, कुर्ग रेजिमेंट जो है ऐसा माना जाता है इंडियन आर्मी का सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट है। ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा आर्मी मैन यहीं से गए हैं। इवन हमारे जो आर्मी के पहले चीफ थे वो भी कुर्गी ही थे। आज भी कोडावूज अकेले ऐसे पीपल हैं पूरे के पूरे इंडिया में जिनके पास ये परमिशन है कि वो फायर आर्म कैरी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। कावेरी नदी को भी पानी कहाँ से मिलता है? कुर्ग के जंगलों और पहाड़ों से। महसीर यहाँ के पानी में पाई जाने वाली एक मछली है। किंगफिशर यहाँ डाइव लगाते रहते हैं मछलियों के लिए। लंगूर और स्क्वेरल्स हाफ ईटन फ्रूट्स को पानी में डालते रहते हैं रिपल इफेक्ट को देखने के लिए। पानी में जो इस तरह से आप किसी चीज़ को अचानक से डालो तो छपैक से एक मूवमेंट क्रिएट होता है, उसको देखने के लिए। यहाँ पे नैरेटर कहते हैं कि कितना भी आलसी इंसान हो, वो एक बार कुर्ग गए तो यहाँ आकर के वो एक बिल्कुल हाई एडवेंचरस लाइफ जी सकता है। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकता है। बहुत सारे ट्रैकिंग के लिए ट्रायल्स भी बने हुए हैं। यहाँ आपको बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स मिलेंगे कंपनी देने के लिए। वो कहते हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स पे अगर आप चढ़ जाओ तो पूरा का पूरा कुर्ग आपको दिखेगा। और कुर्ग से एक रोप ब्रिज जाता है एक आइलैंड पे। उस आइलैंड के बारे में बताया गया, वो 64 एकड़्स में फैला हुआ है। उसका नाम है निसर्ग धाम। वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं और ये बुद्धिस्ट सेटलमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है इंडिया में। वहाँ बहुत सारे आपको इस तरह से मॉन्क्स मिलेंगे जो आपका वेट कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने बताया कि कुर्ग में बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जिसके लिए आपको वहाँ जाना चाहिए। और कुर्ग को उन्होंने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम आसाम। देखिए, प्रांजल एक लड़का है जो यहाँ पे बताया गया आसाम में रहता है और राजवीर उसका क्लासमेट है। इस बार समर वेकेशंस में प्रांजल जो है राजवीर को भी अपने साथ लेके आया है अपने घर, और दोनों अभी ट्रेन में हैं। ट्रेन में अचानक से ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और बाहर एक वेंडर है जो चाय बेच रहा है। उन दोनों ने चाय ली और ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। इतने में राजवीर बोलता है प्रांजल को, क्या तुम्हें पता है हमारे देश में करीबन 80 करोड़ कप चाय रोज़ पी जाती है? तो प्रांजल बहुत सरप्राइज हो जाता है। ठीक, पूरी दुनिया में प्रांजल बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है अच्छा, चाय तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो यहाँ अब ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। ठीक, प्रांजल तो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है। राजवीर को भी बहुत पसंद थी, लेकिन इस बार राजवीर ज़्यादा एक्साइटेड था बाहर देखने में, क्योंकि वो पहली बार असम आया था। राजवीर ने इतनी ज़्यादा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। उसने देखा पहले तो पैडी फील्ड्स थे और बाद में टी बुशेस उसे दिखाई देने शुरू हो गए। बहुत ही प्यारा सा व्यू था सामने। उसने देखा पीछे तो बहुत घनी पहाड़ियाँ थी, उस पे पेड़ थे और सामने उसे टी बुशेस दिख रहे थे जहाँ पे डॉल लाइक फिगर, यानी जो लोग थे, चूँकि वो बहुत दूर थे इसीलिए उसे लग रहा था डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रहे हैं और पत्तियों को तोड़ रहे हैं। इतने में राजवीर ने देखा आगे एक टी गार्डन था। पीछे पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही थी, वहाँ से चिमनी से धुआं निकल रहा था, मतलब टी लीव्स को प्रोसेस किया जा रहा था। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। तो प्रांजल उसे बताता है कि यहाँ पे आगे टी गार्डन है। अगर तुम पूरी ज़िंदगी देखो तो भी यहाँ के टी गार्डन्स ख़त्म नहीं होंगे। राजवीर जो है बोला, मैंने आने से पहले टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। मुझे पता है कि किसी को नहीं ये जानकारी कि टी को डिस्कवर कैसे किया गया, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स हैं, यानी फेमस स्टोरीज़ हैं पहले के समय की। तो यहाँ पूछ लिया उसने, लेजेंड्स हैं बताओ। तो राजवीर बताता है एक चाइनीज़ एम्परर था जो पानी को पीने से पहले हमेशा बॉईल करता था। तो एक बार कुछ टहनियाँ आकर के पानी के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से पानी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आया, फ्लेवर आया, और ऐसा मानते हैं वो टहनियाँ किसकी थी? चाय की। प्रांजल बोला दूसरी स्टोरी बताओ। तो यहाँ राजवीर बताता है एक इंडियन लेजेंड भी है। ऐसा मानते हैं बोधि धर्म, ठीक, बोधि धर्मा एक पुराने बुद्धिस्ट सेंट थे। उन्होंने अपनी आईलिड्स को ही कट कर दिया था
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था उन्हें ध्यान करने में नींद आती थी, तो नींद ना आए इसीलिए आईलिड को ही हटा दिया ताकि आंखें बंद ही ना हो। और जहाँ आईलिड गिरी वहाँ से 10 चाय के पौधे निकलने शुरू हो गए, ठीक। और ऐसा कहते हैं कि इन चाय के पौधों से जो पत्तियां हैं उनको अगर हम बॉईल करके पिए गर्म पानी में तो किसी की भी नींद गायब हो सकती है। राजवीर जो है वो बताता है कि चाय सबसे पहले चाइना में डिस्कवर की गई थी 2700 BC में, और ये चाय चीनी ये सारे जो शब्द आए हैं ये सारे चाइनीज़ वर्ड्स ही हैं। और चाय यूरोप में पी जाने लगी 16th सेंचुरी से, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इसे मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। फाइनली अब वो लोग पहुँच जाते हैं, प्रांजल के पापा बाहर वेट कर रहे थे, अब उन्हें गाड़ी में बिठा करके वो अपने टी गार्डन तक ले जाते हैं। टी गार्डन में जाती उसने देखा कि बिल्कुल जगह जगह पे ट्रैक्टर्स में ट्रेलर्स में पीछे लोड करके फ्रेश टी लीव्स को ले जाया जा रहा था। अब इतने में राजवीर पूछता है प्रांजल के पापा को कि ये सेकेंड फ्लशिंग सीज़न है ना, सेकेंड स्प्राउटिंग सीज़न है, ये मई से जुलाई तक चलता है और इस समय की चाय सबसे बेस्ट होती है ना। तो प्रांजल के पापा बहुत सरप्राइज हो गए, बोले तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है, तुम यहाँ आने से पहले बहुत होमवर्क करके आए हो। तो राजवीर ने कहा हाँ बिल्कुल अंकल, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे रहते हुए मुझे और भी बहुत कुछ जानने को मिले। सो दैट वॉज ऑल, ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा सरमन एट बनारस। इस वीडियो में हम ये लास्ट चैप्टर रखेंगे, सरमन एट बनारस। तो हमने मोस्ट चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, सिर्फ 3 चैप्टर बाकी हैं, ठीक। बाकी हमने सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया। आई होप सो आप एक बार वीडियो गो थ्रू कर लेंगे। अगर आपने वीडियो गो थ्रू कर लिया तो 3 चैप्टर्स के अलावा बाकी सारे के सारे चैप्टर्स आपके तैयार हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ 1 आवर के वीडियो में। 1 आवर एंड योर आप कह सकते हो 70 to 80% टेक्स्ट बुक विल बी कंप्लीटेड। सरमन एट बनारस, इसमें बताया गया गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक प्रिंस यानी राजकुमार के तौर पे की थी, और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। नॉर्थ इंडिया में वो रूल करते थे। 12 साल की उम्र में वो स्कूलिंग के लिए चले गए। उन्होंने हिंदू ग्रंथ की पढ़ाई की और 4 साल बाद घर वापस लौट के आए और एक प्रिंसेस से शादी कर ली। उनका एक बेटा हुआ। 10 साल तक उन्होंने रॉयल लाइफ बिताया। जब वो 25 ईयर्स के हो गए तो एक दिन वो शिकार पे जा रहे थे। अभी तक चूंकि वो महल में रहे तो उन्होंने कोई दुख तकलीफ देखी नहीं थी, लेकिन जब वो शिकार पे निकले सबसे पहले उन्हें एक बीमार आदमी दिख गया, फिर एक बूढ़ा आदमी दिख गया, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी एक इंसान की अंतिम यात्रा जा रही थी वो दिख गई, और फाइनली एक मॉन्क दिख गया, साधु दिख गया जो कि आल्म्स यानी भिक्षा मांग रहा था। वो इतने मूव्ड हो गए इन साइट्स को देख के कि उन्होंने डिसाइड किया कि ज़िंदगी का वास्तविक ज्ञान तो अभी तक मुझे मिला ही नहीं, और वो निकल गए वास्तविक ज्ञान की खोज में। 7 साल तक वो भटकते रहे और जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कसम खाई कि जब तक उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं मिल जाता तब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे, और फाइनली 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान मिल गया और उन्होंने उस पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री यानी ट्री ऑफ विजडम। और जो उन्होंने सीखा वही वो लोगों के साथ शेयर करते। धीरे धीरे लोग भी उनसे अट्रैक्ट होने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे, समझने लगे, और लोग उन्हें बुलाने लगे बुद्धा। बुद्धा यानी एनलाइटन, जिसे जीवन का वास्तविक ज्ञान मिल गया हो। गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था बनारस में, वो भी गंगा नदी के किनारे। ये सरमन जो है आज भी हमारे सामने प्रिजर्व करके रखा गया है, और इसमें बताया गया है गौतम बुद्ध के विजडम को, ठीक। कैसे उन्होंने बताया है कि एक जो ऐसी सफरिंग है ना बेटा, एक ऐसी दुख तकलीफ है जो हम सभी को झेलनी ही पड़ेगी, इनस्क्रूटेबल है, मतलब हम उसे समझ नहीं पाते बट हम सभी को फेस करना ही पड़ता है। उसके बारे में हमें गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छे से समझाया है इस सरमन में। देखो वो क्या कहते हैं, कीसा गौतमी नाम की एक औरत थी जिसका इकलौता बेटा था और वो बेटा मर गया। अब वो बेटे के दुख में इतनी पागल हो गई कि जगह जगह अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाए भटकने लगी। अपने पड़ोसियों के जाके बोल रही थी कोई तो दवाई दे दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए। लोग कह रहे थे ये औरत पागल हो चुकी है अपने बच्चे के मौत के कारण। थोड़ी दूरी पे कीसा गौतमी चलते चलते गई, उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा देखो मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा इंसान बता सकता हूँ जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे कीसा पूछती है कि बताइए मुझे कहाँ जाना है। तो उसने कहा आप सक्या मुनि यानी कि गौतम बुद्ध के पास जाओ। कीसा गौतमी गई गौतम बुद्ध के पास और बोलने लगी प्लीज़ मुझे दवाई दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो गौतम बुद्ध ने कहा मुझे 1 मुट्ठी सरसों ला के दो तो मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। तो वो बहुत खुश हो गई कीसा, लेकिन इतने में गौतम बुद्ध ने कहा ये 1 मुट्ठी सरसों उसी घर से लाना जहाँ किसी की भी मौत नहीं हुई हो।
तो ठीक है, कीसा गौतमी निकल गई तलाश में। वो घर घर गई, बहुत जगह उन्होंने मिन्नतें की, तो लोग सरसों देने तैयार भी हो गए। लेकिन जैसे वो पूछती कि आपके घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है ना, तो लोग कहते जिंदा लोग तो बहुत कम है और मरने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, और हमें हमारा ये जो दुख है वो प्लीज़ याद मत दिलाओ। तो इस तरह से कीसा गौतमी भटकती रही, लेकिन उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मौत नहीं हुई थी। वो बहुत निराश हो गई, आकर के एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ गई। वो स्ट्रीट लाइट जो है ना फ्लिकर कर रही थी, यानी जल रही थी और बुझ रही थी। तो उन्हें एहसास हुआ इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही है, इंसान एक ना एक दिन जिंदा होता है और कभी ना कभी मर जाता है। मौत तो सभी के लिए कॉमन है, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे इंसान मौत से बच सके। गौतम बुद्ध कहते हैं इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही दुख से भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई है। वो कहते हैं कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि जिसका जन्म हुआ हो मरने से बच सके। एक ना एक दिन ओल्ड एज आना ही है, बुढ़ापा आना ही है और सभी की मौत होनी ही है। जैसे पके हुए फलों का गिरने का डर सबसे ज़्यादा होता है, वैसे ही जो जिंदा इंसान है वो सभी एक ना एक दिन मरेंगे ही। जैसे मिट्टी के सारे बर्तन एक ना एक दिन टूट जाते हैं, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी है। हर एक इंसान, चाहे वो बेवकूफ़ हो या बुद्धिमान हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को मरना पड़ता है। वो बताते हैं कि कोई भी इंसान, ठीक, एक पिता चाह के भी कभी अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही रिलेटिव्स अपने दूसरे लोगों को बचा सकते हैं जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। एक एक करके लोगों को ले जाया जाता है, इस दुनिया से लोग चलते चले जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ सभी को डेथ का तो सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो ग्रीव नहीं करते, शोक नहीं मनाते। वो कहते हैं आप कितना भी रो लो, आप कितना भी दुख मना लो, उससे आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि आपका दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी भी सफ़र करेगी। वो कहते हैं तुम अपने आप को बीमार कर लोगे, ठीक, फिर भी तुम्हारा जो मरा हुआ इंसान है, जो तुम्हारा रिलेटिव है, तुम चाह के भी उसको ज़िंदा नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना भी लैमेंट कर लो, यानी कितना भी शोक मना लो। इसीलिए वो बताते हैं कि बुद्धिमान वो है जो अपने अंदर से लैमेंटेशन, कंप्लेन, ग्रीफ, इन सब को ख़त्म कर देता है। और एक बार जिसने ये सारी चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म कर दी, वो दुख से आज़ाद हो जाता है और ब्लेस्ड हो जाता है। तो इसी के साथ आप सभी को भी ब्लेसिंग्स। अपना एग्ज़ाम सभी अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू सो मच।